नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे 1930, 31, 32 में, तो बहुत सारी मीटिंगें हुई थी। वहां बहुत सारी समितियां, उप समितियां बनाई गई थी। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर करीब करीब हर समिति में मेंबर बनाया गया था बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने, आज हम बात करेंगे कि मताधिकार के लिए, वयस्क मताधिकार के लिए किस किस तरीके से कितना संघर्ष किया था, तब हमें इस देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला। इस देश के सर्व समाज के लोगों को वोट का अधिकार मिला। तो बाबा साहब ने क्या क्या दलील दी थी, दूसरे लोगों ने, गांधी एंड कंपनी के लोगों ने रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए थे कि भाई वोट का अधिकार सबको ना मिले, लेकिन बाबा साहब ने सबकी दलीलों को खारिज करते हुए उनको सबको पटकनी दी थी। तो क्या क्या है, कुछ इसमें शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आपको, वो बाबा साहब का ये संपूर्ण बंग में खंड 5 है। ये बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में इस किताब के में है। और इसमें उप समिति संख्या 6 जो बनाई गई थी, सब कमेटी नंबर 6, वो मताधिकार के लिए बनाई गई थी, राइट टू वोट के लिए बनाई गई थी। उसमें बाबा साहब ने क्या शुरुआत करती है, बाबा साहब ने शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि इस गोलमेज सम्मेलन में केवल 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। पहला प्रश्न तो यह है, क्या भारत को उत्तरदायी शासन सौंप दिया जाए, और दूसरा प्रश्न यह है कि वह शासन किसके प्रति उत्तरदायी होगा। इनके लिए गोलमेज सम्मेलन, पूरा गोलमेज सम्मेलन इन 2 बातों के लिए हुआ था। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, महोदय, अब मैं अछूत वर्गों की ओर से बोलते हुए ईमानदारी के नाते उत्तरदायी सरकार या डोमिनियन स्टेटस के लिए तब तक सहमत नहीं हो सकता जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाए कि जिन लोगों की ओर से मैं बोल रहा हूं उन्हें संविधान में स्थान मिलेगा। क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है, इसलिए इसके विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था, जब वो क्या कहना चाहिए, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, तब भी बाबा साहब ने वयस्क मताधिकार की बात की थी कि जो जिसकी आयु 21 साल की हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जात, बिरादरी, धर्म का हो, भारत का निवासी हो। तो इस पर आपत्ति उस समय भी की थी, गोलमेज सम्मेलन में भी की थी। उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, सबको नहीं मिलना चाहिए। तो क्या उन्होंने कहा, क्या जो थी आपत्ति, वयस्क मताधिकार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि पहले तो इनको नहीं मिलना चाहिए, शुरुआत में इनको धीरे धीरे 10-20 साल में किया जाए। और वो चरणबद्ध क्या थे कि भाई पहले चरण में जो है ब्राह्मणों को दिया जाए, फिर जो है क्षत्रियों को दिया जाए, और इस तरीके से करते करते चरणबद्ध तरीके से किया जाए। तब बाबा साहब ने उसका जवाब दिया कि अपने उन मित्रों को ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप इंग्लैंड के राजनीतिक अध्ययन करें तो आप देखेंगे न केवल ब्रिटिश लोगों द्वारा उठाए गए कदमों के निर्णय के पीछे कोई दार्शनिक विश्वास नहीं था, बल्कि मताधिकार के प्रश्न पर इसी देश में महज दलगत राजनीति के मामले के रूप में उस पर विचार किया गया था। तो कह रहे हैं कि ये इसमें कोई खोज या दार्शनिक बात नहीं है, ये दलगत राजनीति की बात है कि भाई इसे चरणबद्ध ढंग से करो। और बाबा साहब ने आगे कहा कि और वे ये महसूस करते हैं, बाबा साहब, कि उन्होंने हमारे मार्ग में एक असाध्य बाधा उत्पन्न कर दी है। क्योंकि बाबा साहब जिसको चाहते थे, तो बाबा साहब ने कहा कि ये आप बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं, क्या अपनी बात से वह यही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि मताधिकार सीमित था, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई और उस देश के हर एक नागरिक उससे संतुष्ट था? निश्चय ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि वो सोचते थे कि भाई सीमित मताधिकार था इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाबा साहब ने कहा किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, यह निश्चय नहीं है। अनसुधरी संसद किसी के लिए वरदान सिद्ध नहीं हो सकती। ये बाबा साहब ने चुनौती भी देते गए साथ साथ में। बाबा साहब ने कहा कि वास्तव में उनके कथन में गंभीरता है और जो कुछ कहते हैं उस पर वास्तव में उनका विश्वास भी है। तो वह भारत की जनता मताधिकार की पात्र नहीं है।
तो उनके लिए इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि वह भारत लौट जाएं और उपनिवेशिक दर्जे या उत्तरदायी सरकार की मांग ना करें, क्योंकि निश्चित है कि यदि ऐसे सज्जन का मत है जो इसकी वकालत करता है कि भारतीय जनता मताधिकार का प्रयोग की पात्र नहीं है। तो ये जितने लोग आए थे, करीब 100 लोग और बाबा साहब के साथ में थे, सबको बाबा साहब ने की कि भाई जो लोग ये चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो उन्हें जो है इस गोलमेज सम्मेलन से वापस चले जाना चाहिए। इस तरीके की उनको वार्निंग दी और चेतावनी दी। आगे बाबा साहब कहते हैं, मेरी समझ में उत्तरदायी सरकार या और औपनिवेशिक दर्जे के पक्ष में केवल एक ही दलील आती है, और वह यही मान्यता है कि जो किसी भी दलील का आधार बनती है कि भारत की जनता सरकार का दायित्व उठाने के लिए सर्वथा योग्य है। बाबा साहब ने कहा कि जो ये सोचते हैं दूसरे कभी योग्य नहीं है, बाबा साहब ने कहा भारत की जनता बिल्कुल योग्य है, उत्तरदायी सरकार बना सकती है। बाबा साहब आगे कहते हैं, महोदय मेरी समझ में मताधिकार का अर्थ आत्मरक्षा के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है। आप एक ऐसे विधानमंडल का निर्माण करेंगे जो ऐसे अनेक कानून पारित करेगा जो जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करेंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि ये जो है सेल्फ डिफेंस का एक हथियार है, वयस्क मताधिकार का अधिकार, और उनके जीवन और संपत्ति पर आघात करते हो। यह केवल मत पेटी का प्रश्न नहीं है, नहीं वह मत केंद्रों का प्रश्न है। कुछ लोगों ने कहा था कि अरे ये कागज का तो टुकड़ा है, मत पेटी उसमें डाल दिए, इससे ही तो इतना ही तो है, इससे क्या फर्क। तो बाबा साहब ने कहा ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि मत पेटी का प्रश्न नहीं है, ये जो है एक अधिकार का प्रश्न है। मैं यह भी जानता हूं कि उन शर्तों के नियमन का अधिकार है जो समाज में सम्मिलित जीवन यापन की शर्तें होती हैं, और यही मताधिकार का सार है। मताधिकार का यदि यही अर्थ है तो जाहिर है कि यह नहीं हो सकता कि आप उच्च वर्गों, जिन्हें बुद्धिजीवी के नाम से पुकारा जाता है, या धनी वर्गों को सहयोजित जीवन की शर्तों को नियमित करने का अधिकार दें और निम्न वर्गों को उससे वंचित कर दें। उन्हें भी सहयोजित जीवन की शर्तों के नियमन का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने इस तरीके से कहा। तो ये आगे बाबा साहब कहते हैं कि ये एक तरफा सौदा नहीं हो सकता, नहीं इसे एक तरफा सौदा होना चाहिए। यदि आप मताधिकार शब्द का सही अर्थ समझते हैं तो मुझे लगता है मताधिकार कुछ ऐसी चीज है जिसे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाना चाहिए। मेरे एक मित्र ने तर्क दिया है कि हमें वयस्क मताधिकार इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मतदान केंद्रों और मतदान अधिकारियों की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके के बेवकूफी सवाल पूछते थे कि भाई हमारे यहाँ इसकी वो नहीं है। तब बाबा साहब ने इसका भी उत्तर दिया कि आकर्ष किया, और उनके दो भिन्न स्रोत हमें बताया गया कि भारत के निर्माण बहुत बड़े निर्माण क्षेत्र हैं, कही थी कि भाई बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं ये समूचा तंत्र। तब बाबा साहब ने कहा यदि निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाए और समूचा व्यवस्था तंत्र भरवा कर औंधे मुंह गुड़ गए। आप विधानसभा में सदस्यों की बढ़ाने से क्यों डरते हैं? यदि आप उनसे न डरें और देशों के स्तंभ का अनुसरण करें, आप निश्चय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार आसानी से कम कर सकेंगे, और ऐसा करके उन कठिनाइयों में से एक पर विजय पा सकेंगे जो वयस्क मताधिकार को लेकर खड़ी हुई हैं। दूसरी कठिनाई क्या बताई? दूसरी कठिनाई जिसको संकेत दिया था वह भी हमारे पर्याप्त संख्या में मतदान अधिकारी नहीं है। फिर उन्होंने दलील दी कि हमारे पास मतदान अधिकारी नहीं है, कैसे हम मतदान कराएंगे? तो इसके लिए भी बाबा साहब ने बहुत कड़ाई से जवाब दिया कि मेरे ख्याल से यदि भारत में जितने भी कॉलेज छात्र हैं उन्हें निर्वाचन विभागों में नौकरी दे दी जाए तो यह कठिनाई बहुत आसानी से दूर हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने लगाई दूसरे लोगों ने रोकने के लिए। आगे बाबा साहब लिखते हैं, आप हमारे दावों को दबाने के लिए कठिनाइयों की दुहाई देते हैं। ऐसी कठिनाइयां नहीं है जिनका समाधान ना किया जा सके। हम तो कहते हैं अगर हमारे हाथों में सत्ता देने के मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं भी तो उनका हल तलाश किया जाए। हम आपको स्थिति का अनुचित लाभ कदापि नहीं उठाने देंगे। ये जो थे तथाकथित सवर्ण गांधी मानसिकता के लोग ये चाहते थे कि ऐसी उल्टी सीधी दलीलें देकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहला फुसला करके बहका के बेवकूफ बना देंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी इनकी दलीलें दी, ऐसा इनको तलवार की धार जैसे काट दिया कि ये सब निरुत्तर हो गए।
और ऐसी आगे कहते हैं भारत में ऐसी कोई मताधिकार प्रणाली जो मताधिकार से किसी तरह कम हो, जिसे भारत की सभी जातियों और संप्रदाय के समान प्रतिनिधित्व ना दिया गया। बाबा साहब ने चैलेंज दिया कि ऐसी कोई भी मतदान प्रणाली नहीं आ सकती जो वैश्य मताधिकार नहीं है। आगे बाबा साहब कहते हैं, स्पष्ट है कि आप राजनीति नहीं प्रशासन की कोई ऐसी प्रणाली शुरू करना चाहते हैं जिसमें केवल कुछ जातियां या गिने चुने समुदायों की ही प्रधानता हो। यह भी निश्चित है कि आप भारत में दक्षिण अफ्रीका जैसी व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं जहां केवल कुछ लोगों को मताधिकार दिया जाए और शेष को उससे वंचित कर दिया जाए। बाबा साहब ने सुझाव दिया गया है कि इस देश में साक्षर मताधिकार होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दलील दी कि नहीं, सबको अधिकार नहीं, केवल पढ़े लिखे लोगों को अधिकार दिया होना चाहिए। पहले संपत्ति का दिया था कि जो संपत्ति के मालिक हों उनको अधिकार होना चाहिए, कि जिनके पास जो है जो जमींदार हों उनको होने चाहिए। मतलब 3 तरीके के लोगों को चाहते थे कि भाई जो पढ़े लिखे हों, जो जमींदार हों और जो इनकम टैक्स देते हों। 1930, 31, 32 की बात है। आप सोचिए, आजकल भी न सारे इनकम टैक्स पे ही है, न सारे जमींदार हैं और ना ही सारे लोग ग्रेजुएट हैं। तो आज भी मेरे ख्याल से 60-70% लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था अगर गांधी एंड कंपनी की बात चलती। तो इस तरीके से बाबा साहब ने इसमें कहा है, सुझाव दिया है कि देश में साक्षर मताधिकार होना चाहिए। मैं इसे विचित्र मताधिकार तो नहीं कहूंगा। इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ समुदाय के मतदाताओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जबकि दूसरे समुदाय जहां हैं वहीं बने रहेंगे। विनम्र निवेदन है कि वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प है ही नहीं, ये बाबा साहब ने जोर दे करके कहा। जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाएगा कि मुझे इन चुनावों में निर्वाचन की वही शक्ति नहीं मिलेगी जो मेरी सामाजिक शक्ति के अनुरूप है, तब तक मैं बहुमत के किसी भी सरकार का नियंत्रण या प्राधिकार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आगे बाबा साहब ने कहा, मैं अपने आप को अल्पसंख्यकों की स्थिति में नहीं रखना चाहता, नहीं मैं अल्पसंख्यकों को अपना प्रत्याशी चुनने की अनुमति दूंगा। जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा यह भी विचार है कि जो कुछ मेरे समुदाय के अल्पसंख्यकों के लिए सब है वही मुसलमानों के लिए भी सच है। तो बाबा साहब ने सभी अल्पसंख्यकों की बात की थी और साथ में मुसलमानों की भी वकालत की थी कि मुसलमानों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो आरएसएस के आजकल प्रचार करते हैं कि बाबा साहब मुसलमानों के खिलाफ थे। तो ये लिखा हुआ है गोलमेज सम्मेलन में कि वो सभी को चाहते थे मताधिकार के लिए। आगे बाबा साहब ने कहा, हालांकि मैं जानता हूं कि 80 या 90 लोग के सम्मेलन में मैं और मेरे मित्र केवल 2 ही हैं। बाबा साहब थे और श्रीनिवासन जी थे, ये 2 ही थे जो कि अछूतों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए वकालत कर रहे थे। बाकी 89 जो थे, 88 जो थे सब उनके लिए थे, उन दूसरों के लिए वकालत कर रहे थे। लेकिन अकेले बाबा साहब ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी के पास कोई जवाब और उत्तर नहीं बनता था। बाबा साहब ने सबकी दलीलें काट दी थी, तब जाकर के कहीं मताधिकार का प्रयोग मिला था। और उसके चरणबद्ध तरीके से बाबा साहब फिर एक बार कहते हैं, इस प्रणाली को किस्तों के रूप में मतों के विस्तार की चरणबद्ध वरीयता देकर अपनाया जाना तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम उसे केवल धनी वर्ग या किसी दूसरे वर्ग तक ही सीमित रखें। मैं समझता हूं कि हम उस प्रणाली का इस ढंग से क्यों न विस्तार करें कि वयस्क मताधिकार इस प्रणाली का आधारशिला बन जाए। तो इन्होंने किया था कि भाई शुरू में जो चरणबद्ध तरीके से किया जाए कि भाई पहले धनी लोगों को दिया जाए, ब्राह्मणों को दिया जाए, पैसे वालों को दिया जाए। तो बाबा साहब ने सारी दलीलें काट करके इनको परास्त कर दिया था। इनके पास कोई जवाब नहीं बना था और सारे के सारे धूल चाट करके वहां से इनको वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने देश के सभी लोगों को, खास करके कमजोर वर्ग को, कम पैसे वालों को, गरीब को, सबको न्याय, अगर सबको जो मताधिकार का अधिकार मिला तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो दलीलें दी थी वो 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट बना था, अंग्रेजों ने बाबा साहब की हर दलील को, हर सुझाव को उसमें जगह दी थी। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज चलाई है।
कि बाबा साहब ने किस तरीके से हमें हक हकूक दिलाए बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के सर्व समाज को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें ताकि हमारा मार्गदर्शन आप लोग कर सकें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।